हेलो नमस्कार, वेलकम ऑल। मैं हूं सागर भार्गव, राइवल्स एकेडमी से। सो हमारा जो वीडियो है ये चल रहा था फॉर क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो चैप्टर 1 द लास्ट लेसन बाय एल्फोंसे डॉले। सो हमने पिछले दो वीडियोस में इंट्रोडक्शन और एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत अच्छे से देख लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थीम और समरी, राइट। सो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको पिछली स्लाइड में बेसिकली ये इंट्रोड्यूस कर दिया था कि एक्चुअल में जो थीम है वो हमारा क्या है, राइट। सो थीम है हमारा लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। और ये जो थीम है ये इसका मीनिंग क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं समरी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो ऑन विद द समरी एंड उसी के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो थीम है वो क्या रहेगा, राइट। तो सबसे पहले समरी में द स्टोरी इज नैरेटेड बाय अ फ्रेंच बॉय फ्रांस, राइट। द स्टोरी इज नैरेटेड बाय अ फ्रेंच बॉय फ्रांस, लिटिल फ्रांस। फ्रांस हमारा प्रोटैगनिस्ट है एंड ही इज लेजी बट सेंसिटिव एंड लाइक्स टू प्ले। तो लेजी है, लेजी तो है बट सेंसिटिव भी है साथ साथ में। ही डिसलाइक स्टडिंग फ्रेंच एंड हेट्स हिज टीचर एम हैमल। तो स्टार्टिंग में जो फ्रांस है वो अपने जो टीचर है एम हैमल उनको हेट करता है, राइट। बट धीरे धीरे हमने देखा कि किस तरीके से उसका जो इंटरेस्ट है वो स्टार्ट हुआ, राइट। सो आफ्टर ओवर पावरिंग देयर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन इन फ्रांस, बर्लिन हैज ऑर्डर्ड दैट जर्मन लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ फ्रेंच बी टॉट इन द स्कूल्स देयर। ठीक है, तो ये बात हो गई थी कि जब एल्सेस और लॉरेन एल्सेस और लॉरेन की जो डिस्ट्रिक्ट है उनको बिस्मार्क की आर्मी ने कैप्चर कर लिया था, तो उसके बाद जो ऑर्डर्स हैं वो बर्लिन से आ गए थे कि अब जो है एल्सेस और लॉरेन में जर्मन लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं सिखाई जाएगी। तो वहां पर इट इज द लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर, इज द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच टीचर एम हैमल, राइट। एम हैमल का लास्ट डे है ये एंड हु हैज बीन देयर फॉर 40 years। 40 साल तक वो वहां पर थे, राइट। और 40 साल तक उन्होंने वहां पर क्या किया? 40 साल तक उन्होंने वहां पे इस चीज को कंटिन्यू किया, राइट। इस चीज को उन्होंने कंटिन्यू किया, उन्होंने टीचिंग की, राइट। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि हु हैज बीन हैज बीन फुल ऑफ ग्रीफ। अब जो है जब उनको पता चला कि वो पूरी तरीके से सैड हैं, राइट। और एक तरीके से नॉस्टैल्जिया भी है। नॉस्टैल्जिया मतलब इतने सालों से वो जो पढ़ा रहे हैं उस चीज का रिमेम्बरेंस, उस चीज की याद जो है वो उनके माइंड में है। एंड ही इज ऑल्सो फुल विद पेट्रियोटिज्म, पेट्रियोटिज्म से भी भरे हुए हैं, राइट। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिज हार्ड वर्क, द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन, राइट। तो यहाँ पे एज अ रिजल्ट, एज अ रिस्पेक्ट टू हिज हार्ड वर्क, उन्होंने जो हार्ड वर्क किया है उस हार्ड वर्क के लिए और रिस्पेक्ट शो करने के लिए जो विलेजर्स हैं वो भी वहां पर क्लास में आकर बैठे हुए हैं। The villagemen also attend his last lesson and they are sad as they did not learn their mother tongue French in their childhood। अब वो भी बड़े दुखी हैं क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं स्टडी की। So Franz is shocked to know that it is his last lesson as he does not know French। अब उसको फ्रेंच नहीं आती है, फ्रांस को फ्रेंच लिखनी पढ़नी नहीं आती है, तो अब वो और ज्यादा परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि इसका ये अब लास्ट लेसन है। अब वो उसको रियलाइज हो गया है कि अब एम हैमल जो है अब वो और आगे नहीं रहेंगे, वो उनको नहीं सिखा पाएंगे, राइट। नाउ सडनली ही गेट्स इंटरेस्टेड इन लर्निंग इट। जैसे हमने देखा कि अर्लियर ही वाज नॉट इंटरेस्टेड, वो पहले इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अब जो है वो इंटरेस्टेड है एंड अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग टॉट ऑन दैट डे। और उस दिन जो सिखाया जाता है वो सभी कुछ सीख जाता है। He develops an instant liking for the teacher, M. Hamill, and respects him for his sincerity and hard work। अब फ्रांस जो है वो बाकी लोगों की तरह ही एम हैमिल को जो है वो रिस्पेक्ट करता है, राइट। रिस्पेक्ट किस लिए करता है? क्योंकि वो सारी चीजें, वो सारे लेसन्स जो वो पहले नहीं सीख पाया, अब उस अटेंशन की वजह से, क्योंकि अब एम हैमल जाने वाले थे नेक्स्ट डे, तो उसने इतना ज्यादा अटेंशन देकर वो जो लास्ट लेसन है उसको सुना और समझा कि अब उसके मन में जो रिस्पेक्ट है वो और ज्यादा बढ़ गई है, राइट। पहले उसको सिर्फ फियर था, पहले उसको सिर्फ डर लगता था क्योंकि एम एमएल जो है वो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। बट नाउ ही इज हैविंग रिस्पेक्ट इन हिज हार्ट फॉर द टीचर। He feels sad at departing from him
and is ashamed for not being able to recite the lesson of participles, right? तो अब वो बड़ा ही दुखी है कि वो एम हैमल जो टीचर है वो जा रहे हैं, बट स्टिल वो अशेम्ड भी होता है, वो उसको शर्म भी आती है, बिकॉज कि उससे जब पूछा जाता है एक रूल बताने के लिए पार्टिसिपल्स का, जब उससे पूछा जाता है तो वो नहीं बता पाता है, तो इसलिए उसको बुरा भी लगता है। वो ये बोलता है कि यू नो व्हाट वुड आई नॉट पे टू स्पीक दिस रूल with all my might in the loudest voice, right? तो वो ये बात बोलता है और उससे उसको बड़ी शर्म महसूस होती है कि शायद काश वो पहले इस रूल को लर्न कर लेता, पार्टिसिपल के चैप्टर को पढ़ लेता। M. Hamill tells them that they all are at fault for not being eager enough to learn. तो M. Hamill सभी को बताते हैं कि ये सभी की गलती है, ठीक है, दिस इज एवरीबॉडीज फॉल्ट, ये सभी की गलती है कि किसी ने भी ईगरनेस, किसी ने भी क्यूरियोसिटी यहाँ पर नहीं दिखाई, किसी ने भी अपनी जिज्ञासा नहीं दिखाई स्टडी करने के लिए, ठीक है, किसी ने भी अपनी ईगरनेस नहीं दिखाई पढ़ने के लिए। अगर वो पढ़ने के लिए ईगरनेस दिखाते तो शायद जो कंट्री है अब वो थोड़ी सी एजुकेटेड होती और वो बिस्मार्क की आर्मी के रूल के अंडर नहीं होते। सो he blames himself for not teaching them sincerely. ऐसा नहीं है कि वो लोगों को ही ब्लेम करते हैं एम हैमल, he blames himself also कि कई बार मैंने भी अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे से नहीं निभाई, कई बार मैंने भी स्टूडेंट्स को भेज दिया बाहर और वहां पे जब मुझे भी फिशिंग जाना होता था तो मैं भी छुट्टी कर देता था। आफ्टर दैट वो ये बोलते हैं कि his patriotism is reflected in his praise for the French language as being the most beautiful and most logical language in the world. अब वो यहाँ पर बोलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है और इससे बड़ी और कोई लैंग्वेज नहीं है। देखिए सभी के लिए अपनी अपनी लैंग्वेज जो है वो बड़ी ही अच्छी होती है। हम जैसे वी आर इंडियंस तो हमें हिंदी बहुत पसंद है, राइट? तो हिंदी हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज क्या हम कह सकते हैं, बिकॉज देर आर other official languages also. India is a very rich indigenous country. तो बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, बट हम हमारी जो मदर टंग है वो हम हिंदी मानते हैं और उस चीज के लिए हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं, राइट? तो अलग अलग एरियाज में अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं उसके लिए लोग जो है प्राउड फील करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर एम हैमल भी यही बोलते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। He tells the class to guard their language as being close to one's language is the key to escape from the prison of slavery. तो यहाँ पे वो ये बात बोलते हैं कि स्लेवरी यानी कि जो गुलामी है उसके प्रिजन से, उसके चंगुल से बाहर निकलने के लिए लैंग्वेज जो है वो वन एंड द ओनली की है, सिर्फ एकमात्र चाबी जो है वो लैंग्वेज है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप किसी भी तरीके से अपनी कंट्री को सेव कर सकते हो। It will help them in getting free from the Germans and वो उन लोगों को बता देते हैं कि जर्मन्स से फ्रीडम पाने के लिए आपकी जो लैंग्वेज है वही आपको हेल्प करेगी। They realize the importance of learning their mother tongue and that they have been defeated by the Germans because of their illiteracy. तो ये बोलते हैं कि अगर वो जो illiteracy है, वो जो अनपढ़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग अनपढ़ है, वहां पे पढ़े लिखे नहीं है, दे आर नॉट एजुकेटेड, उनको अपनी लैंग्वेज नहीं आती है। तो अगर वो अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती है तो उस वजह से वो बाकी लोगों से कैसे लड़ेंगे, अपने एनिमी से कैसे लड़ेंगे? तो वो यही बोलते हैं कि अगर आप अभी फिलहाल जर्मन के रूल के अंडर हैं तो वो आप अपनी इलिटरेसी की वजह से हैं। France feels that it is not possible to take away one's language from a person as it is natural to each being. तो फ्रांस सोचता है कि जो लैंग्वेज है उसको आप अलग नहीं कर सकते किसी से, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरली आती है। तो ये हमने चीज देखी थी कि वो वहां पे एक बड़ी लाइन बोलते हैं कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन द पिजन्स टू, राइट? तो वो ये बोलता है कि मे बी इट बी द कू टू द पिजन्स और फ्रेंच टू द फ्रेंचमैन, कि भले ही पिजन्स के लिए उनकी आवाज कूइंग हो या फ्रेंचमैन के लिए उनकी लैंग्वेज फ्रेंच हो। ये नेचुरल है कि आप किसी भी इंसान से उसकी नेचुरल चीज जो है, नेचुरल लैंग्वेज जो है वो अलग नहीं कर सकते। लैंग्वेज जो है वो किसी भी पर्सन का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है।
आप उसको अलग नहीं कर सकते। और इसी चीज की वजह से फ्रांस जो है वो ये बोलता है कि आप पिजन्स की जो कूइंग है उसको भी, आप पिजन को आप नहीं सिखा सकते हो कि फ्रेंच में जर्मन में कैसे गाना है, ठीक है, आप पिजन को नहीं सिखा सकते। सो दिस वाज द समरी ऑफ द चैप्टर। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं थीम ऑफ द चैप्टर। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो थीम है बेसिकली वो है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, राइट। तो लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म एक्चुअल में होता क्या है, शॉविनिज्म हम सबसे पहले देखते हैं। तो शॉविनिज्म इज अ डिवोशन फॉर और अगेंस्ट समथिंग। शॉविनिज्म का मतलब है कि आप किसी चीज के साथ भी हो और उस चीज के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो वो आपके डिवोशन पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो चैप्टर है, यहाँ पे जो शॉविनिज्म है वो किसकी तरफ से हो रहा है, वो जर्मन पीपल की तरफ से हो रहा है फ्रेंच पीपल के ऊपर, राइट। यहां पे बोला गया है कि इट इज अ डिवोशन फॉर और अगेंस्ट समथिंग जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू फील, नॉट नेसेसरीली व्हाट यू मे नो। आपको ऐसा लगता है कि ये दूसरे के लिए ठीक होगा, तो इस वजह से वो आप दूसरों के ऊपर थोप देते हो, राइट। इस वजह से आप दूसरे के ऊपर उसको फोर्स कर देते हो कि आपको वो सिर्फ फील होता है कि हाँ ये ठीक है। आपको पता नहीं है एक्चुअल में कि वो लॉजिकली ठीक है या नहीं, लेकिन आपको सिर्फ फील होता है कि हो सकता है ये दूसरे के लिए ठीक होगा, राइट। सो लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म is the idea that one's language is superior to that of others। तो लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म का मतलब ये है कि जब कोई इंसान एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज से ऊपर मानता है, राइट। तो यहां पर बात ये हो गई कि चैप्टर के अंदर जो जर्मन पीपल हैं वो ये मानते थे कि उस टाइम पे जर्मन लैंग्वेज जो है वो पूरे वर्ल्ड की बाकी सारी लैंग्वेज से ऊपर है, राइट, बिकॉज इट वाज ट्राइंग टू एमर्ज एज अ सुपर पावर। उस टाइम पे जर्मनी जो है वो एक सुपर पावर की तरह एमर्ज करने की कोशिश कर रही थी, उभरने की कोशिश कर रही थी। तो इसीलिए उनको लग रहा था कि बेसिकली जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं, जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जर्मन लैंग्वेज जो है उन सब में सुपीरियर है, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। तो दिस हैपेंस जनरली व्हेन लैंग्वेज इज दैट ऑफ अ रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास मींस जो कंट्री, जिस कम्युनिटी के लोग रूल कर रहे हैं वो नॉर्मली उनकी तरफ से ये फोर्स किया जाता है, राइट। So linguistic chauvinism refers to the imposition of one language on others। Imposition का मतलब थोप देना, right? Imposition का मतलब फोर्स कर देना। So जब एक लैंग्वेज को दूसरे के ऊपर फोर्स कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं linguistic chauvinism। Language is considered to be the cultural identity of the people who use it। The language is the pride of the country as it defines the cultural history, right। तो ये हम पहले ही इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से लॉर्ड मैकॉले ने भी क्या किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया के अंदर, इंडिया की ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस के ऊपर, उससे ऊपर माना था, उससे बेटर माना था, राइट। तो इस वजह से वहां पे इंडिया के अंदर भी ये जो सिस्टम है, ये जो प्रॉपर प्रोग्रामिंग जो है वो की गई थी लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म की, कि किस तरीके से इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि लोगों के माइंड में और हार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पूरी तरीके से फिट बैठ जाए, राइट। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज को किसी भी पर्सन से अलग नहीं कर सकते, वो उसका नेचुरल एस्पेक्ट होता है, राइट। और इसको अलग करने को लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म हम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे द लास्ट लेसन raises the burning question very innocently, through the words of little Franz, will they make them sing in German, even the pigeons। तो ये सेंटेंस हम बार बार कर चुके हैं, हमारे पास बार बार आ चुका है। तो यहाँ पर ये एक बर्निंग क्वेश्चन है। बर्निंग क्वेश्चन मतलब कि बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही ऐसा क्वेश्चन है जो लोगों के दिलों में होना चाहिए। जिन लोगों को ये लगता है कि लैंग्वेज उनसे छीनी जा रही है, तो बेसिकली उनके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि जो लैंग्वेज है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसको आप अलग नहीं कर सकते, राइट। दिस रेजेस द क्वेश्चन ऑफ इम्पोजिंग अ लैंग्वेज ऑन अदर्स।
the child questions that when even the birds and animals can't be forced to abandon their language, what forces a man to enforce a language on others? कि अगर आप एनिमल्स को, बर्ड्स की जो लैंग्वेज है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए, तो ह्यूमंस को आप कैसे फोर्स कर सकते हो? सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस चैप्टर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल. आप इसी चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट देख सकते हो, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, राइट. एंड दोज हु आर सीइंग ऑन यूट्यूब, आपको अगर नोट्स बाई करने हैं, बेसिकली आपको अगर नोट्स का एक्सेस चाहिए, तो आप राइवल्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप जो आपका पर्टिकुलर कोर्स है, क्लास 12 सीबीएसई का जो पर्टिकुलर कोर्स है, उसको आप बाई करके और वहां से आप नोट्स ले सकते हो. जो क्वेश्चन बेस्ड वीडियो है वो हम कुछ टाइम में जरूर डाल देंगे. एंड मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चंस वाला वीडियो भी देखें, जहाँ पे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी डिस्कस करेंगे. वैल्यू एडेड क्वेश्चन जो होंगे वो उसके अंदर वो डिस्कस हो जाएंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर syllabus, right? So that is all for this chapter. I hope you all have understood this correctly. If there is any kind of question, if there is any kind of doubt, तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो राइवल्स एकेडमी ऐप पर भी पोस्ट कर सकते हैं. उसके लिए आपको कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज अगर आपको राइवल्स एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं की है, अगर आपने या आपको डाउनलोड नहीं करनी है, तो आप YouTube कमेंट सेक्शन में भी अपने जो क्वेश्चन है, डाउट्स जो है वो डाल सकते हैं. द डाउट्स विल बी सॉल्व्ड इन मीन टाइम, राइट? सो थैंक यू एवरीवन. हैव अ ग्रेट डे.